विच इज कॉल्ड एज रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो आ जाओ, पेन पेपर दिमाग लेके, दिमाग खास लेके आना, मुंह धो लेना, पानी पी लेना, फोन ऑफ कर देना, बाबू को बोल देना अब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे है ना। चलिए सर, एग्जाम्पल एग्जाम्पल खेलते हैं एज यूजुअल। सर, आपने एसीसीए क्वालिफाई कर लिया, बधाई हो, अपने आप को दो और मुझे भी दो कि आपने एसीसीए क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अब आप बैठे हो खुशी में कि अब करना क्या है। तो आपने दो ऑप्शन सोचे। पहला तो ये कि एक काम करता हूं, मैं जॉब कर लेता हूँ, ठीक है, किसी अच्छी सी बिग फोर में या किसी भी अच्छी सी मल्टीनेशनल कंपनी में मस्त जॉब मिल जाएगी सर, जॉब करेंगे। और दूसरा ऑप्शन आपने ये सोचा कि आज कुछ तूफान ही करते हैं, तो हमने ऐसा सोचा कि एक अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर लेते हैं। जिन लोगों को इंडिया के बाहर ऑपरेशंस मैनेज करने हैं या यूएस अकाउंटिंग एडवाइजरी वगैरह चाहिए, उनके लिए एक फर्म ओपन कर लेते हैं। तो दो ऑप्शंस आपने सोचे, या तो जॉब करूंगा या तो फर्म ओपन करूंगा, ठीक है। अब इन दो ऑप्शंस पे आपने काम करना स्टार्ट किया। जॉब के लिए आप गए किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास कि मुझे थोड़ा सा करियर काउंसलिंग दे दो, मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो। ये सब लोग जो दुकान खोल के बैठते हैं ना जॉब लगाने की, उनके पास गए, ठीक है, करियर काउंसलिंग करवाया अपना थोड़ा सा, एंड उन्होंने आपका मॉक इंटरव्यू लिया और बोला आपको इस कंपनी में इतने पैकेज पे जॉब मिल जाएगी, लाओ 5,000 रुपये। तो आपने उनको 5,000 रुपये मुंह पे मारे, रख। जॉब नहीं लगी तो भी रख। अगर आपकी जॉब लगी तो भी ये 5,000 का खर्चा है, आपकी जॉब नहीं लगी तो भी ये 5,000 का खर्चा है। तो आपने उसको 5,000 मुंह पे मारे, ले रख। फिर उसी दिन आप एक कंसल्टेंसी फर्म के पास गए कि यार मैं तो इंडिया में रहता हूँ, मुझे यूएस के जो अकाउंटिंग का मार्केट है वो अभी नहीं पता कि उसमें कैसा मार्केट चल रहा है, कौन कौन सी फर्म है, क्या क्या सर्विसेज की उनको रिक्वायरमेंट होती है, जिनके लिए वो लोग इंडिया में चीज़ों को आउटसोर्स करना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा मार्केट स्टडी करके बता कि मुझे कितना बिजनेस मिल सकता है। तो उसने बोला कि 20,000 लगेंगे। मैंने बोला किस बात के, मार्केटिंग, तू अपना एनालिसिस अपना रिसर्च स्टार्ट तो कर। नहीं, 20,000 लगेंगे। अगर तुम्हारा बिजनेस सेटअप हुआ तो भी लगेंगे, नहीं हुआ तो भी लगेंगे। मैं कहा ये क्या बात हुई, कहता लगेंगे। मैं कहा ठीक है, 10,000 ले, मुंह पे मारे। और मैंने प्रॉमिस किया कि 10,000 रुपए मैं तुझे बाद में पे कर दूंगा। तो वो बोला बाद में नहीं, अभी। मैं कहा भाई बिजनेस स्टार्ट हुआ या ना हुआ, मैं तुझे ये 10,000 रुपए प्रॉमिस करता हूँ कि पे कर दूंगा, तो तेरी 20,000 रुपए की फी आ जाएगी, लेकिन तू काम तो स्टार्ट कर। तो बोला ठीक है। 10,000 रुपए लेके उसने काम स्टार्ट कर दिया, और मेरा प्रॉमिस उसने रख लिया कि एडिशनल 10,000 रुपए वो लेगा, बिजनेस स्टार्ट हो या ना, ठीक है। तो सोच सोच में मैं 15,000 रुपए का खर्चा करके आ गया। 5,000 इसको दिए, 10,000 और 10,000 का प्रॉमिस इसको किया। घर आया। घर आया, मैंने सोचा यार जॉब करूंगा तो मुझे क्या क्या खर्चे हो, रेंट मुझे देना नहीं है, क्यों, मेरा घर है यहाँ। लेकिन अगर मैं ऑफिस करूंगा तो मुझे 20,000 का ऑफिस का रेंट लगेगा। अगर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे रेंट नहीं देना। अगर मैं बिजनेस करता हूँ या कंसल्टेंसी फर्म ओपन करता हूँ तो मुझे 20,000 का रेंट पे करना पड़ेगा। लिविंग एक्सपेंसेस, रोटी कपड़ा मकान के, मुझे 40,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। अगर मैं बिजनेस करता हूँ, कंसल्टेंसी फर्म ओपन करता हूँ, तो मुझे 50,000 की सैलरी पे करनी पड़ेगी अपने स्टाफ को। मैं अकेला थोड़ा सा काम हैंडल कर पाऊंगा, मुझे स्टाफ चाहिए होगा जिसको मैं 50,000 की सैलरी पे करूंगा। अगर मैं खुद जॉब कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी कुछ पे नहीं करनी, मुझे सैलरी मिलेगी कितनी, 50,000 की। मैंने इस भाई को बोला था ना, करियर काउंसलिंग वाले को, उसने बोला कि भाई तुझे 50,000 तक की सैलरी का पैकेज लग जाए। मैंने बोला ठीक है। और इस भाई को मैंने बोला था ना 20,000 दिए, वो बोला तेरा 1,20,000 का बिजनेस अगले पीरियड में आएगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने हिसाब किया, 50,000, 50,000 माइनस 40,000 माइनस 5,000, जॉब करने पे मेरा नेट 5,000 का बेनिफिट हो, ठीक है। और 1,20,000 माइनस 50,000 माइनस 40,000 माइनस 20,000 माइनस 10 माइनस 10, बिजनेस करूंगा तो 10,000 का लॉस हो जाएगा। क्यों, ये इतनी सारी कॉस्ट, ये बेनिफिट, 10,000 का लॉस हो जाएगा। मैंने सोचा यार जॉब ही करो, शांति रखो, शांति से जॉब करो, कमाओ, 5,000 का नेट बेनिफिट पूरे साल में मिल रहा है, पूरे पीरियड में, जो भी पीरियड में मिल रहा है। लेकिन ध्यान दें, ध्यान दें, क्या ये जो 5,000 और ये जो 20,000, ये अगर मैं ये डिसीजन लूं या ना लूं, ये कॉस्ट क्या चेंज होने वाली है?
नहीं सर, ये तो कॉस्ट लग गई, ये कॉस्ट लग गई, ये कॉस्ट लग गई, और ये भी लगने वाली है। क्यों? मैंने पे नहीं की, लेकिन मैंने प्रॉमिस कर दिया पे करने का। ध्यान से सोचना। तो ये जो कॉस्ट है, दिस कॉस्ट विल नॉट चेंज विथ माई चेंज इन डिसीजन। मैं चाहे जॉब करूं, चाहे ये करूं, ये तो कॉस्ट लग गई या लगने ही वाली है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 1 याद करो। हम सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंटल चीजों पे फोकस करेंगे, एंड वी विल नॉट फोकस ऑन थिंग्स विच आर कॉमन और विच आर बाउंड टू हैपन। मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा बहुत कंसेप्ट यहाँ पे आता है रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है? व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट? व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट? रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर प्लस इंक्रीमेंटल। फ्यूचर प्लस इंक्रीमेंटल। फ्यूचर मतलब ये कॉस्ट अब लगेगी, लगी नहीं है, अब लगेगी। इंक्रीमेंटल, जो कॉस्ट चेंज इन डिसीजन मेकिंग की वजह से लगेगी। मतलब सर, मैं अगर बिजनेस करूंगा तो ही रेंट लगेगा, अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे रेंट नहीं लगेगा। तो रेंट इज माई इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्यों? अगर मैं बिजनेस करने का डिसीजन लेता हूं तो ही मुझे रेंट का कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। तो इट इज इंक्रीमेंटल एंड फ्यूचर, हेंस रेंट इज माई रेलेवेंट कॉस्ट। लिविंग एक्सपेंसेस इज नॉट माई रेलेवेंट कॉस्ट। वो डिसीजन मेकिंग के साथ चेंज नहीं हो रही, डिसीजन मेकिंग के साथ चेंज नहीं हो रही। 40,000 फिक्स है। अगर अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी फर्म में वो अगर कॉस्ट हायर होती तो मैं उस डिफरेंशियल को रेलेवेंट कॉस्ट गिनता वापस से। अगर ये 40 की जगह 50 होता ना, तो 10,000 वुड बी माई रेलेवेंट कॉस्ट फॉर अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग। मतलब बिजनेस की 10,000 रेलेवेंट कॉस्ट होती, लेकिन 40 फिक्स है, तो ये भी मेरी लिविंग एक्सपेंस भी मेरी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। सैलरी पे करूंगा किसको? स्टाफ को। अगर बिजनेस करता हूं तो ही सैलरी पे करनी है, अगर मैं जॉब करता हूं मैं सैलरी पे नहीं करनी, तो दिस माई रेलेवेंट कॉस्ट। अब आप 50,000 माइनस, इधर तो कुछ है नहीं, तो आपका बेनिफिट क्या है? सैलरी, अपना जॉब करने का 50,000, एंड आपका बिजनेस करने का बेनिफिट कितना है? 1,20,000 माइनस 50 माइनस 20, 1,20,000 सॉरी माइनस 50 माइनस 20, आपका 50,000 का दोनों में नेट बेनिफिट 50-50 आ रहा है। तो ये दो नंबर्स गलत है सर, ये दो नंबर्स गलत है, इनको काटा मार दो सर, 1 मिनट, इसको ना काटा मार दो, ये दो नंबर्स गलत है। क्यों? ये नंबर्स 3 टाइप की इररेलेवेंट कॉस्ट को भी कैप्चर कर रहा है। नंबर 1, ये कॉस्ट जो इनकर हो चुकी है। नंबर 2, ये कॉस्ट जो इनकर होने का प्रॉमिस है। ये कॉस्ट जो इनकर हो चुकी है, ये कॉस्ट जो इनकर हो चुकी है, ये जो कॉस्ट इनकर होने का प्रॉमिस है, एंड ये कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग के साथ चेंज नहीं हो रही, इसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है। सर काटा मार दो, ये गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या है? 50,000 यहाँ पे, 1,20,000 माइनस 40 माइनस 20, 50,000 यहाँ, दोनों का बेनिफिट 50,000। सर अब मुझे डिसीजन लेना चाहिए नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, कि सर मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट करियर गोल क्या है, मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे क्या मेरी एक्सपर्टीज है, क्या मेरी स्किल्स है। ऐसे नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए डिसीजन मेकिंग करना है। क्यों? फिनेंशियल फैक्टर से तो आंसर सेम है। तो 3 टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की, उन टर्मिनोलॉजीज का अब मैं नाम लिख रहा हूं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है संक कॉस्ट, कॉस्ट विच इज इनकर्ड एंड पास्ट। कौन सी? ये 5,000 एंड ये 10,000, ये संक कॉस्ट है, ये लग चुकी, डिसीजन मेकिंग की वजह से अब ये कॉस्ट चेंज नहीं होगी, तो इट इज माई इररिलेवेंट कॉस्ट। दूसरा कमिटेड कॉस्ट, कौन सी? 10,000, ये वाली जो इनकर नहीं हुई है, लेकिन प्रॉमिस टू इनकर है, प्लस चेंज नहीं होगी डिसीजन मेकिंग से, तो ये भी इररिलेवेंट। पे करनी ही है, पे नहीं की लेकिन पे करनी ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरा डिसीजन। एंड तीसरी इररिलेवेंट कॉस्ट मेरी आई 40,000, जो चेंज नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन डिसीजन मेकिंग। इसको मैं फिक्स कॉस्ट बोल सकता हूं? बिल्कुल सर, ये कॉस्ट फिक्स्ड है। अगर मैं जॉब करूंगा तो भी मेरा रोटी कपड़ा मकान का 40,000 का एक्सपेंस है, एंड अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा या बिजनेस करूंगा तो भी रोटी कपड़ा मकान का 40,000 तो मेरा फिक्स्ड है। तो 40,000 इज फिक्स कॉस्ट, इट इज ऑल्सो
irrelevant। तो रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या, ध्यान से सुनो पूरी कहानी का सार। रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या, रेलेवेंट कॉस्ट इज फ्यूचर प्लस इंक्रीमेंटल, फ्यूचर प्लस इंक्रीमेंटल। संक कॉस्ट का मतलब क्या, संक कॉस्ट का मतलब इनकर्ड इन पास्ट एंड डज नॉट चेंज विद चेंजिंग डिसीजन मेकिंग। कमिटेड कॉस्ट का मतलब क्या, इनकर नहीं हुई है बट इट इज कमिटेड टू बी इनकर्ड एंड डज नॉट चेंज विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग। एंड तीसरी रिलेवेंट कॉस्ट कौन सी बताई मैंने, फिक्स कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं गिनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं गिनी। अगर मैं जॉब करता हूं तो बिजनेस में जो एक्स्ट्रा अर्न कर सकता हूं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं गिनी, बिल्कुल। अगर मैं बिजनेस करता हूं तो जॉब में जो एडिशनल सैलरी है वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं गिनी, बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज माय रेलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज माय रेलेवेंट कॉस्ट। तो हमने जस्ट से 5 टर्म्स डिस्कस की, रेलेवेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें रेलेवेंट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर रेलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड बाकी की 3 डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं है। दिस वॉज द होल कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग। सर ये तो एग्जाम्पल हमारा घरेलू था, अब हम रेलेवेंट कॉस्ट देखेंगे मटेरियल, लेबर एंड असेट्स की, मटेरियल, लेबर एंड असेट्स की। फिक्स कॉस्ट तो रेलेवेंट होती ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो रेलेवेंट होती नहीं, और वेरिएबल कॉस्ट रेलेवेंट होती है बिकॉज इट चेंजेस विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग। तो वेरिएबल कॉस्ट एंटायरली रेलेवेंट, फिक्स कॉस्ट एंटायरली इररेलेवेंट। मटेरियल एंड लेबर के लिए कुछ केसेस है जो हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आइए नोट्स ओपन कर लो, हमारी खूबसूरत नोट्स ओपन कर लो, उसमें मैंने रेलेवेंट कॉस्ट में क्या लिखा है ध्यान से पढ़ते हैं। When we are supposed to take decision from a choice of alternatives, we should consider only relevant cash flows। क्यों, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी समझा था कि जो इंक्रीमेंटल होते हैं, जो रेलेवेंट होते हैं वही कंसिडर करते हैं डिसीजन मेकिंग में, बाकी इंक्रीमेंटल, बाकी जो कॉस्ट होती है उनको कंसिडर नहीं करते। रेलेवेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्लस इंक्रीमेंटल। एग्जांपल हमने जस्ट देखा, ठीक है। फ्यूचर का मतलब क्या, कॉस्ट दैट आर येट टू बी इनकर्ड एंड विल बी इनकर्ड ओनली इफ वी टेक अ डिसीजन, ओनली इफ वी टेक अ डिसीजन। अगर डिसीजन नहीं लिया तो कॉस्ट इनकर नहीं होगी, अगर बिजनेस नहीं किया तो सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी। फ्यूचर एंड इंक्रीमेंटल, एक्स्ट्रा कैश फ्लो दैट विल बी इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिसीजन, वही सैलरी वाला एग्जाम्पल। रेलेवेंट कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच चेंजेस विद चेंज इन डिसीजन, ये वन लाइनर डेफिनेशन। Sunk cost, cost incurred in the past, irrelevant. Fixed cost, ignored unless they are incremental in decision। मैंने जैसे बोला था कि लिविंग एक्सपेंस अगर 40 और 50 होते तो इंक्रीमेंटल 10,000 को मैं बिजनेस की रेलेवेंट कॉस्ट गिनता, ना कि सैलरी की। कमिटेड कॉस्ट, वो 10,000 जो मैंने प्रॉमिस किया था, इग्नोर्ड एज दे डू नॉट चेंज विद चेंज इन डिसीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। बेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन भी कभी एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपको 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए जिसमें से 4th ऑल्टरनेटिव का बेनिफिट हाईएस्ट है, तो जो हाईएस्ट बेनिफिट होगा वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन, बेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या देखा, फ्यूचर प्लस इंक्रीमेंटल, 4 कॉस्ट देखी, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। Identify which of the following costs are relevant to the decisions specified. Salary has to be paid to a market researcher who will oversee the development of a new product. This is a new post that will be created especially for the new product and 12,000 salary will be a fixed cost. Is this cost relevant for the decision to be processed? Yes. ध्यान दो, फिक्स्ड वर्ड सुन के आपको बावला नहीं हो जाना है कि फिक्स कॉस्ट मतलब इग्नोर। हम फिक्स कॉस्ट 12,000 की इनकर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है एंड उस नए प्रोडक्ट के लिए वो 12,000 रेलेवेंट कॉस्ट होगा। क्यों, अगर वो नया प्रोडक्ट हम नहीं बनाते तो 12,000 इनकर ना होता। तो यस, एज द प्रोडक्ट इज न्यू, $12,000 इज माय रेलेवेंट। The 2,500 of additional monthly running cost of a new machine to be purchased to manufacture an established product. Since the new machine will save labor time, the fixed overhead to be absorbed by the product will reduce by 100 per month. Are these costs relevant to the decision of purchase of new machine? तो 2,500 है, वो तो बिल्कुल रेलेवेंट है। क्यों, एडिशनल मंथली रनिंग कॉस्ट हम इनकर करेंगे
अगर हम नई मशीन ना लेते तो वो 2500 भी इनकर ना होता। लेकिन जो 100 पर मंथ है ये इररेलेवेंट है। क्यों? फिक्स कॉस्ट है, इनकर हो चुकी है, फिक्स कॉस्ट है इनकर हो चुकी है। अगर हम अब डिसीजन चेंज भी करते हैं तो वो फिक्स कॉस्ट तो इनकर होनी ही है। तो $100 इज नॉट रिलेवेंट एज फिक्स कॉस्ट इन टोटालिटी विल नॉट चेंज। टोटालिटी पे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी तो इररिलेवेंट। 2500 रेलेवेंट। क्यों? नया मशीन ना लिया होता तो 2500 भी इनकर ना। Office cleaning expense of 125 for the next month. The office is cleaned by contractors and contract is to be cancelled by giving 1 month notice. Is this cost relevant? Not relevant. क्यों? आज मैं अगर नोटिस देता हूं तो भी नेक्स्ट मंथ का कॉस्ट तो मुझे पे करना है ना। तो 125 इस मंथ के लिए रेलेवेंट नहीं है, नेक्स्ट मंथ के लिए रेलेवेंट है। तो अगर मैं नेक्स्ट मंथ क्लोजर का सोच रहा हूं तो रेलेवेंट इफ द ऑफिस इज क्लोज्ड आफ्टर 2 मंथ्स। अगर मैं 2 महीने के बाद क्लोजर का सोच रहा हूं तो रेलेवेंट है, बाकी irrelevant. Expense of $75 to be paid to marketing manager. This was to reimburse the manager for the cost of traveling to meet a client with whom company is currently negotiating a major contract. Is this cost relevant to the decision? No, because 75 इनकर हो चुका, sunk cost है सर। बात समझ में आई? लेकिन हमारा जो पहले वाला एग्जाम्पल था ना वो बहुत खूबसूरत था सर, मैंने बनाया था एग्जाम्पल। मेरी हर चीज खूबसूरत होती है सर, हर चीज का मतलब आगे फालतू सवाल मत पूछो। अब रेलेवेंट कॉस्ट में हमने जो घरेलू एग्जाम्पल लिया था उसके बदले हम थोड़ा सा अच्छा प्रोफेशनल एग्जाम्पल लेंगे। मटेरियल, लेबर और नॉन करंट असेट्स को, असेट्स की रेलेवेंट कॉस्ट हम डिटरमाइन करेंगे। सर वेरिएबल ओवरहेड आपने नहीं लिखा, वेरिएबल ओवरहेड टोटली रेलेवेंट होता है। फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिखा, टोटली इररिलेवेंट होता है। तो इन तीन चीजों की हमें रेलेवेंट कॉस्ट निकाल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिया, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं वो 2 रुपए वाली पेन आती है ना वो बनाता, 2 रुपए वाली पेन जो आती है ना वो, और मेरा मंथली प्रोडक्शन होता है 10 लाख यूनिट, 20 लाख। अब कोई आया मेरे पास, ठीक है, और बोला ऐसी स्टाइलस पेन बना के, स्टाइलस पेन, ठीक है। तो मैंने सोचा यार स्टाइलस पेन में भी तो प्लास्टिक यूज होता है, प्लास्टिक। तो सोचो उस प्लास्टिक की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। ध्यान ध्यान सर मेरा मंथली प्रोडक्शन है 10 लाख पेन का, तो प्लास्टिक इज माय वेरी फास्ट मूविंग मटेरियल, वो हमेशा मुझे रिक्वायर्ड होता है, हमेशा मुझे रिक्वायर्ड होता है। तो ये पेन बनाने के लिए अगर मैं प्लास्टिक उन 10 लाख यूनिट्स के जो मटेरियल के लिए यूज होने वाला है वो प्लास्टिक में अगर इसमें डाइवर्ट करता हूं तो उस मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? प्लास्टिक का जो मार्केट में कॉस्ट है वो। कैसे? ध्यान दें, इस पेन को बनाने के लिए मैं 10 लाख यूनिट्स में जो प्लास्टिक यूज होने वाला है वो लेके आया, तो 10 लाख यूनिट्स का तो बंद नहीं कर दूंगा, उसके लिए मुझे प्लास्टिक मार्केट से लाना पड़ेगा। दूसरा सोचो, उन 10 लाख यूनिट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है उस प्लास्टिक को मैंने नहीं लिया, मैं मार्केट से प्लास्टिक लेके आया। क्यों? क्योंकि वो मेरा मटेरियल है वो हाई यूजेज वाला है, वो यूज होता ही रहता है, ठीक है। तो मैं मार्केट से प्लास्टिक लेके आया, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो मार्केट प्राइस ऑफ प्लास्टिक है। क्यों? फास्ट मूविंग मटेरियल। अब बहुत टाइम पहले ऐसे स्टाइलस बनाने का एक ऑर्डर मेरे पास आया था, ठीक है, ऑर्डर मेरे पास आया था, तो मैंने वो स्टाइलस बना के बेच दिए। इसमें ना एक ऐसी चिप आती है जो मैं स्टॉक में नहीं रखता, क्योंकि मेरा मेन काम तो प्लास्टिक की सिंपल 2 रुपए वाली पेन बनाना है। तो वो जो चिप थी ना वो आउट ऑफ स्टॉक थी, वो मुझे मार्केट से लानी पड़ी। वो चिप थी वो आउट ऑफ स्टॉक थी, मुझे मार्केट से लानी पड़ेगी। तो उस चिप जो मटेरियल है उसका रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुआ? मार्केट प्राइस। अगेन अगेन मार्केट प्राइस। तो उस चिप का आउट ऑफ स्टॉक मटेरियल का रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुआ? मार्केट प्राइस। एंड जो फास्ट मूविंग मटेरियल है, रेगुलर यूज मटेरियल है, उसका भी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुआ? मार्केट प्राइस। उसका रेलेवेंट कॉस्ट मार्केट प्राइस क्यों? अरे सर अगर उसमें से मैं मटेरियल डाइवर्ट करूंगा तो भी उसमें मुझे रिप्लेनिश करना पड़ेगा, और अगर उससे मैं मटेरियल डाइवर्ट नहीं करता, मैं बाजार से लेके आता हूं, तो भी मुझे बाजार से जो प्राइस है उसी पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में, आउट ऑफ स्टॉक मटेरियल में एंड रेगुलर यूज मटेरियल में, रेलेवेंट कॉस्ट इज माय मार्केट प्राइस। लेकिन सर
मैंने ना बीच में ऐसा कुछ स्टार्ट किया था कि थोड़ी बहुत स्टील की निब आती है ना, वैसी पेन बना, ठीक है। लेकिन वो पेन चली नहीं मेरी, तो मैंने वो धंधा बंद कर दिया। थोड़ा सा स्टील पड़ा था मेरे पास, स्टॉक में है, यूज में नहीं है, और मैं सोच रहा था इसको स्क्रैप कर दूं। स्टॉक में है, यूज में नहीं है, स्क्रैप कर दूं। अब स्टाइलस में ना यहाँ पे थोड़ा सा स्टील यूज होता है, तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, स्क्रैप नहीं करता हूँ, इसको यहाँ पे यूज में लाता हूँ। अपॉर्चुनिटी मिल गई, स्क्रैप करता तो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे अच्छा यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो इन स्टॉक बट नॉट इन रेगुलर यूज, इन स्टॉक बट नॉट इन रेगुलर यूज का रेलेवेंट कॉस्ट क्या हुआ? हायर ऑफ व्हाट? स्क्रैप वैल्यू और वैल्यू इन यूज। स्क्रैप वैल्यू और वैल्यू इन यूज दोनों में से जो हायर होगा, क्यों? इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या कंसिडर करते हैं? हाईएस्ट। हाईएस्ट जो ऑप्शन होता है वो कंसिडर करते हैं। तो जो इन स्टॉक है बट नॉट इन यूज है, उसमें हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और स्क्रैप वैल्यू। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल में आउट ऑफ स्टॉक, ये आउट ऑफ स्टॉक में आप एग्जांपल लिख दो चिप का, उसका रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा सर? परचेज कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। परचेज कॉस्ट को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। इस मटेरियल को रिप्लेस करने के लिए, क्यों? अगर मैं कहीं से डाइवर्ट करता हूं ये मटेरियल, उन 10 लाख पेन में से मैं प्लास्टिक डाइवर्ट करता हूं, तो वहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा ना प्लास्टिक, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर मटेरियल इन स्टॉक है लेकिन रेगुलर यूज है, कौन सा? मेरा प्लास्टिक, तो भी सेम रेलेवेंट कॉस्ट आएगा। लेकिन नॉट इन रेगुलर यूज है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या तो मैं उसको सब्सटीट्यूट में यूज कर लू, कहां पे? इसमें, तो वैल्यू इन यूज और स्क्रैप वैल्यू विच एवर इज हायर। और अगर मैं उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, तो सिर्फ स्क्रैप वैल्यू, तो सिर्फ स्क्रैप वैल्यू विल बी माई रेलेवेंट कॉस्ट। तो एक पेन के एग्जांपल से हमने पूरा रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल समझा। वापस समझा रहा हूं, ध्यान दें। अगर मटेरियल रेगुलर यूज में फास्ट मूविंग मटेरियल, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी माय परचेज प्राइस और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। परचेज प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट प्राइस, तीनों एक ही टर्म है। अगर इन स्टॉक है बट नॉट इन रेगुलर यूज है, इन स्टॉक है बट नॉट इन रेगुलर यूज है, तो वापस दो चीजें सोचो, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसमें डाइवर्ट कर दूं या बेच दूं। बेच दिया तो स्क्रैप वैल्यू, ओनली स्क्रैप वैल्यू, क्यों? सब्सटीट्यूट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सेल ही कर दूंगा, ओनली स्क्रैप वैल्यू। लेकिन अगर सब्सटीट्यूट में यूज हो सकता है, तो स्क्रैप वैल्यू और वैल्यू इन अदर यूज विच एवर इज हाई, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल समझा। सर बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इररिलेवेंट, क्यों? पास्ट में इनकर किया था, कब स्टॉक खरीदा था हमें थोड़ी पता है, संक कॉस्ट समझ के इग्नोर कर दो। बुक वैल्यू इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इररिलेवेंट। तो मटेरियल का हमने यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट समझा। अब लेबर की बात सर, वो जो प्लास्टिक की पेन बनाते थे ना, वो मेरा फिक्स्ड लेबर है। अब वो पूरा दिन प्लास्टिक की पेन बनाते हैं, 10 घंटे की शिफ्ट होती है। वो लोग अब इतना सीख गए काम करना कि वो 8 घंटे में ही दिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कर लेते हैं, और 2 घंटा फ्री बैठते हैं। आइडल लेबर है 2 घंटा। तो मैंने उनको बोला, फ्री बैठे हो, इधर आओ, ये पेन बनाना स्टार्ट कर दो, ये पेन बनाना स्टार्ट कर दो। और ये पेन बनाने के लिए मैं उनको कुछ एडिशनल पे नहीं करने वाला, क्यों? फ्री बैठे थे, मैं तो बुला लिया। जैसे ऑफिस में इंटर्न वगैरह होता है, पूरा दिन फ्री बैठते हैं, तो बिठा देते हो ना आप लोग कुछ ना कुछ काम कराने के लिए। अंदर की बात बोल दी, पर ठीक है। आप फ्री बैठे हुए इंटर्न को बुला के कुछ ना कुछ करवा देते हो ना, तो उनका रेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? नील। फ्री बैठा था तो काम पे लगा दिया। बात समझ में आई? लेकिन सर फ्री नहीं बैठे, बहुत बिजी लेबर है सर, बहुत ज्यादा बिजी लोग है, बड़े लोग। अब ध्यान, अगर बिजी है और उस 10 लाख पेन या 10,000 पेन जो भी नंबर है, वो रोज आते हैं, पेन बनाते हैं, अपना वेजेस लेते हैं और चले जाते हैं। रोज आते हैं, पेन बनाते हैं, वेजेस लेते हैं, चले जाते हैं। और पूरे दिन का एक ही काम है कि पेन बनाना, जितनी पेन बनाएंगे उतना पैसा लेके चले जाएंगे। तो बिजी लेबर है और कैजुअल है, मतलब सर नॉन परमानेंट है, परमानेंट लेबर नहीं है। रोज आते हैं, पेन बनाते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। उनको मैंने बुलाया, ये भी पेन बनानी है, वो बोलेगा एडिशनल पैसा दो। क्यों? मेरा काम है प्लास्टिक की पेन बनाना। अगर तुम मुझसे ये स्टाइलस वाली पेन बनवाना चाहते हो तो मुझे एडिशनल पैसा दो। तो उनका जो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू।
मतलब जो पैसा वो लोग चार्ज करेंगे ये पेन बनाने के लिए, ये एक पेन बनाने के लिए, उस लेबर का मार्केट वैल्यू। सिंपल है ना भाई। वो 10 लाख पेन बनाते, 10,000 पेन बनाते, दिन की जितनी भी पेन बनाते उतना पैसा लेके चले जाते हैं। उनको बोलूंगा ये पेन बनाओ तो एडिशनल पैसा मांगेंगे ना, वो एडिशनल पैसा है माई रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन रोज नहीं आते सर, रोज नहीं आते। फिक्स लेबर है मेरा, फिक्स लेबर है, रोज आते हैं, दिन की जितनी पेन बनानी है बना बना के चले जाते हैं, और वो बिजी रहते हैं, उनके पास एडिशनल टाइम नहीं होता। अगर मैं उनको बोलूंगा ए वो पेन छोड़, ये बना ये इंपॉर्टेंट है, वो पेन छोड़, ये बना ये इंपॉर्टेंट है, तो वो जो पेन उसने छोड़ दी, उतनी जो पेन उसने वहां पे सैक्रिफाइस की, उस सैक्रिफाइस का जो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा ना, विल बी माय रेलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस पेन। वापस से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। परमानेंट लेबर, ठीक है, बिजी, वो 10 प्लास्टिक की पेन बना रहा था, ठीक है, उसको बोला ए वो छोड़, इधर आ जा, ये पेन बना, ये नई पेन है, ये पेन बनाने तुझे मजा आएगा। तो वो पेन छोड़ के इस पेन को बनाने आ गया। तो वो पेन उसने जो छोड़ दी, वो पेन बना के बेच के आप जो कंट्रीब्यूशन कमा सकते थे, जो आपने नहीं कमाया, विल बी माई रेलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस पेन। बात समझ में आई? रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर को दो पार्ट में डिवाइड करो, आइडल, बिजी। आइडल की रेलेवेंट कॉस्ट नील, बिजी में अगर कैजुअल लेबर है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, परमानेंट लेबर है तो कंट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल है ना। लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट फॉर मशीन। नॉन करंट असेट में आप मशीन सोच लो, मशीन, ठीक है। इस पेन को बनाने के लिए मुझे एक एडिशनल मशीन लानी पड़ेगी, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गया? परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन। अब वो नई मशीन लाके मैं रखूंगा कहाँ पे? तो मैंने एक पुरानी मशीन पड़ी थी जो अब यूज नहीं होती, उसको बेच के उसकी जगह पे नई मशीन लगा। तो परचेज प्राइस ऑफ न्यू मशीन लेस सेल्स प्रोसीड फ्रॉम ओल्ड मशीन सोल्ड इफ एनी, नेट मेरा रेलेवेंट कॉस्ट। क्यों? नई मशीन लाया, उस पे जगह नहीं थी तो पुरानी मशीन बेच दी, तो उसको बेचा तो कुछ पैसा आया, तो नेट कॉस्ट विल बी माई रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन सर मेरा एक एग्जिस्टिंग मशीन पड़ा था, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके मैंने सोचा ये पेन बना, तो वो जो प्लास्टिक की पेन बन रही थी ना, उसमें से एक मशीन मैंने फ्री करके डाइवर्ट कर दिया कहाँ पे? इस डिपार्टमेंट में, इस पेन के लिए। तो लॉस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट। क्यों? एग्जिस्टिंग मशीन है, वहां पे यूज हो रही थी, वहां पे कुछ पेन बन रही थी, वो पेन बिक रही थी, उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा था। अब उस मशीन को मैंने यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया, तो वहां पे जो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा विल बी माई रेलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस पेन। लेकिन सर वो मशीन पड़ी थी, ठीक है, मैंने 4-5 साल पहले ऐसी एक पेन बनाई थी और उसके लिए उस टाइम पे मशीन ली थी। अब वो मशीन ऐसे ही धूल खा रही थी। मैंने सोचा यार इस पेन को बनाने के लिए मैं उस मशीन को जिंदा करूंगा वापस से, उस मशीन को जिंदा करूंगा वापस से। अगर ये प्रोजेक्ट ना आया होता, अगर ये प्रोजेक्ट ना आया होता तो मैं सोच रहा था कि यार इस मशीन को मैं बेच देता हूँ। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट आ गया तो इस मशीन को मुझे वापस से जिंदा करना पड़ेगा। तो अगर मैं उसको बेच देता तो कुछ पैसा आता, अब मैंने बेचा नहीं, तो प्रोसीड्स ऑफ सेल फोरगोन विल बी माई रेलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस पेन। वापस से नई मशीन लाता हूं तो मशीन की कॉस्ट विल बी माई रेलेवेंट कॉस्ट, नेट ऑफ कुछ अगर बेच दी तो। एग्जिस्टिंग मशीन में डाइवर्ट कर रहा हूं, लॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। एग्जिस्टिंग मशीन में डाइवर्ट नहीं कर रहा, ऐसे ही पड़ी थी, मैंने उस मशीन को वापस से चालू किया इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर उस मशीन को मैं चालू ना करता तो बेचने वाला था, तो प्रोसीड्स ऑफ सेल फोरगोन, दिस विल बी माई रेलेवेंट कॉस्ट फॉर नॉन करंट असेट मशीन। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, मटेरियल, मशीन, वेरिएबल ओवरहेड सारा रेलेवेंट, फिक्स ओवरहेड सारा इरेलेवेंट। रेलेवेंट कॉस्टिंग का मेजर चंक यहाँ पे खत्म होता है। अब छोटी मोटी चीजें, एक क्वेश्चन एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल, फ्यूचर एंड जो कैश आउटफ्लो होने वाला है विल बी माई रेलेवेंट कॉस्ट। यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो प्लस कैश यहाँ पे आप लिख सकते हो। डेप्रिसिएशन इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट। प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल इनकॉर्पोरेट्स अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉट रेलेवेंट। अगर डेप्रिसिएशन मेरा रेलेवेंट नहीं है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी रेलेवेंट होगा। ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी इज अ संक कॉस्ट। 4-5 साल पहले मशीन पड़ी थी तो उसका ओरिजिनल परचेज प्राइस तो कंसिडर नहीं करूंगा ना मैं। कैरिंग वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरिजिनल प्राइस एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट। ये रीड टाइप का था, ठीक है, बात समझ में आई?
रेलेवेंट कॉस्ट पे एक छोटू सा एग्जांपल, वी आर डन विद दिस सेशन, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट पे बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है बाय द वे। रेलेवेंट कॉस्ट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट, तो इसका एप्लीकेशन हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में करेंगे। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड वो एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग। ध्यान दें, Z company is pricing a new contract. The new contract requires use of 50 tons of material ZX. There are 25 tons of material ZX in inventory at this moment, which were bought for 200 per ton. Irrelevant. कब बाय किया था, relevant नहीं है। Z company no longer has any use of metal ZX. Current purchase price is 210 per ton and metal could be disposed at net scrap proceeds of 150 per ton. तो मटेरियल का relevant cost क्या होगा? सी 25 जो है 25, वो तो नया मुझे खरीदना पड़ेगा, तो 210 ये रेलेवेंट कॉस्ट होगा। जो ZX है विच इज नॉट ऑफ एनी यूज, उसको मैं अगर बेच देता तो मुझे 150 मिलता। अब वो मैं बेच नहीं रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, तो 150 विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज 9,000। बहुत इजी था। जो मुझे खरीदना पड़ेगा, जो मुझे खरीदना पड़ेगा उसके तो पूरे पैसे देने हैं, तो पूरे पैसे में रेलेवेंट कॉस्ट। जो पड़ा है यूज में नहीं था, अब मैं यूज में ला रहा हूं, अगर यूज में ना लाता तो क्या करता, बेच देता। तो बेचने का क्या मैंने प्रोसीड्स फोरगो किया, विल बी माय रेलेवेंट कॉस्ट। सिंपल, ठीक है। 100 hours of unskilled labor currently paid at 5.5 per hour are needed for the contract. Z company has no surplus capacity at this moment, but additional temporary staff can be hired at 6.5 per hour. तो 100 into 6.5 will be my relevant cost. कैपेसिटी है ही नहीं, पूरा लेबर बिजी है। ये कौन सा केस हुआ सर? बिजी प्लस कैजुअल। बात समझ में आई? तो 100 hours into 6.5, $650 will be my relevant cost. Since the company does not have any spare capacity, relevant cost will be my replacement cost. 100 hours of skilled labor are needed for the contract. The company currently has 300 hours of work spare capacity. Idle पड़ा है। There is a union agreement in place that there will be no layoff. अगर 300 घंटा आइडल पड़ा है तो उनको मैं गेट आउट नहीं कर सकता, क्यों? मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। वर्कर्स आर पेड 8.5। आइडल है, आइडल नवरे बैठे, रेलेवेंट कॉस्ट इज नील एज देयर इज स्पेयर कैपेसिटी। देखो ऊपर जो चार्ट है ना, वही रेप्लिकेट होता है क्वेश्चंस में। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस को कंसिडर कर करके बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, तो इसको अच्छे से यूज करना भाई। इक्विपमेंट, अपने नोट्स की थोड़ी तारीफ कर दी, बट एनीवेज, equipment owned by Z company has a carrying value of $1,800 and has been idle for some months. It can now be used for the new contract. If it is not used, equipment could have been sold for a net amount of 2,000. तो पढ़ के आ गया relevant cost is 2,000। बात समझ में आई? क्या पढ़ा इस सेशन में? छोटा सा सेशन था। क्या पढ़ा इस सेशन में? relevant cost क्या होता है, relevant cost के लिए पूरी कहानी वाला एग्जाम्पल लिया। relevant cost of material, labor, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, मशीनरी, और एक एग्जांपल किया, और ये भी समझा कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो।